आज की सभा की अध्यक्षता कर रही कोमल पार्वती जी, संचालन कर रहे जिला साथी जगपाल राणा जी, राज्य कमेटी सदस्य कामिड़ जगमाल सिंह और ये जत्थे में शामिल कामिड़ इंद्रजीत सिंह, कामिड़ जगमती सांगवान, सविता मलिक और जिला कमेटी के तमाम साथी और इस सभा में शामिल तमाम बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और नौजवान साथियों। मेरे से पहले वक्ता जो बोले बहुत सारी बातचीत रखी है, मैं 2-3 चीजों को रेखांकित करना चाहूंगा। एक तो साथियों, आज हमारा जो यहाँ पे आने का उद्देश्य है, क्योंकि अपना जो देश है आज बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल वक्त में है देश, क्योंकि हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जंगल, जमीन, खनिज, सरकारी विभाग, उन सबको बड़े जो देशी विदेशी पूंजीपति हैं, कारपोरेट हैं, उनको देने की नीतियां बनाई जा रही है। और जो मेहनतकश जो तबका है, जिनकी टैक्स ज्यादा उनके ऊपर लाद करके उनकी जेबें काटी जा रही है और उनके जो कानून थे उनके हकों के आज उनको बदला जा रहा है। और इसके बदल की नीति, जन वैकल्पिक नीति को लेकर के 24 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक राष्ट्रव्यापी जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली की तैयारी में देश के अलग अलग राज्यों के अंदर बहुत सारे ऐसे जत्थे चलाए जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर 2 जत्थे हैं राज्य स्तरीय। एक जत्था भिवानी से चल रहा है जो अलग अलग जिलों से होता हुआ फरीदाबाद में पहुंचेगा, और एक जत्था जो सिरसा जिला है और उसका जो डबवाली का क्षेत्र है जहाँ पे हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, वहां से ये जत्था चला हुआ है। और ये जत्था करनाल में आज पहुंचा है और आगे कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला में पहुंचेगा। हम जो संदेश देना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 11 सालों से जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, उसने जो वायदे किए थे, आप सोचो, गौर से सोचेंगे तो पता लगेगा, उसने वो कोई वायदे पूरे नहीं किए। क्या वायदे थे? वायदा उन्होंने किया था कि हम काला धन लेकर के आएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सबको साथ लेके नहीं चल रहे, बल्कि बड़े जो पूंजीपति हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिए थे, टाटा, बिरला, ये अंबानी, अदानी जैसे जो लोग हैं, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ कर दिया। और अभी पिछले 3 सालों के अंदर 3,67,000 करोड़ रुपए उनकी टैक्सों में छूट दे दी। लेकिन जो किसान, मजदूर, दिहाड़ीदार, कच्चे कर्मचारी, ये जो लोग हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, उनके एजेंडे में नहीं है। और वैसे क्या कहते हैं ये कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का मतलब एक वो जो आरएसएस जो इसका संचालन करती है, वो आरएसएस जिसका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, बल्कि वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और इनका जो नेता जो मानते हैं बड़ा सावरकर, उन्होंने किताब लिखी थी और उस किताब में इन्होंने दुख दिया था धर्म के आधार पे। और जब देश को आजादी मिली उसके ठीक 6 महीने बाद महात्मा गांधी जो देश की आजादी के नायक थे, उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। और इन्होंने इसका जो संविधान है उसका कभी सम्मान नहीं किया, बल्कि ये जो मनुस्मृति है देश के ऊपर उसको थोपना चाहते हैं। हमारा देश का जो धर्मनिरपेक्ष जो जनतांत्रिक ढांचा है उसको कुचलना चाहते हैं और देश के अंदर तानाशाही थोपना चाहते हैं। लोगों में इन नीतियों के प्रति गुस्सा है। हमने देखा 2024 के जो चुनाव थे, इन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था, लेकिन लोगों ने अपने गुस्से का प्रकटीकरण किया और इनकी जो 303 सीटें थी वो भी घटा करके 240 पे ले आए। अब ये बहुमत की सरकार नहीं है, बल्कि बैसाखियों के सहारे पे चलने वाली सरकार है, जिसकी बैसाखी बनी है तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जो उसके नेता हैं, एक जनता दल यूनाइटेड
जिसके नेता नीतीश कुमार है। आज उन विषाक्तों के सहारे ये सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया, बल्कि जनता के ऊपर जन विरोधी नीतियां लागू करके जुल्म ढाने का काम किया है और अभी किया जा रहा है। हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी शीतकालीन जो सत्र था, केवल 4-5 दिन के अंदर ही जो मनरेगा ग्रामीण इलाकों के अंदर जो कुछ राहत प्रदान करता था, बगैर चर्चा विमर्श के बहुमत की गुंडागर्दी के बल पे उस कानून को खत्म कर दिया और उसकी जगह पे भी बिगराम जी लेकर के आए, जिसमें 2 महीने बेरोजगारी की गारंटी है। पहले सरकार 90% से ज्यादा उसमें फंड का आवंटन करती थी, अब 40% जो है राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। और राज्यों की हालात ऐसी है, पहले घाटे में अभी बजट जैसे हरियाणा का पेश हुआ, ये घाटे का बजट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीबी ग्राम जी की योजना ये लागू नहीं होगी और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी तरीके से हम लेबर कोड का देख रहे हैं, इसके रुझान आने शुरू हो गए। सफीतम के अंदर जींद जिले में एक रंग रोगन की फैक्ट्री, जहाँ पे अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे, वहां पे आग लग गई, जहाँ पे 10 महिलाएं जिंदा जल करके मारी गई, उनकी मौत हो गई और 8 महिलाएं अभी उपचाराधीन है अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर। और आपका जो पड़ोसी जिला है यहाँ पे पानीपत की जो रिफाइनरी है, जहाँ पे 35 से 40 हजार मजदूर जो काम करते हैं, जिनसे ज्यादा समय काम लिया जा रहा है और वेतनमान कम दिए जा रहे हैं, वो भी आंदोलन की राह पे हैं। अकेले यहाँ नहीं बल्कि गुजरात जैसे प्रदेश के अंदर भी ये गुस्सा प्रकट कर रहे हैं लोग। आज ये समस्याएं लगातार बढ़ रही है। इसी तरीके से बिजली का बिल लेकर के आए, इसी तरीके से ये बीज संशोधन बिल लेकर के आए और हरियाणा की सरकार भी इन्हीं नीतियों का अनुसरण कर रही है। यहाँ पे शीतकालीन सत्र के दौरान इन्होंने 8 कानून बनाए, उनमें एक कानून ऐसा है दुकानात और व्यवसाय ये प्रतिष्ठान का, जिसमें पहले 8 से 9 घंटे काम मजदूर का था कानून, अब उसको बदल दिया और 12 घंटे काम लेने का काम शुरू कर दिया। 3 महीने के अंदर पहले 56 घंटे ओवर टाइम लगवा सकते थे, अब उसको खत्म करके 156 घंटे का कर दिया। यानी कि इस होड़ में है कि नीतियों का श्रेय मेरे को मिले। नायब सिंह की सरकार ऐसा कर रही है। और यहाँ पे ये सुशासन की बात कह रहे थे, पूरे प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है। हम देख रहे हैं जो एनसीआरटी के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है, 4था स्थान है हरियाणा का। 1 लाख की आबादी के ऊपर 739 से ज्यादा अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। यह छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है और नशाखोरी बहुत बढ़ रही है। मैं कैथल जिले से आता हूँ। एक सिट्टा गांव की घटना, एक 17 साल का किशोर नौजवान अपनी माँ से कहता है कि मेरे को पैसे दे दे। उसकी माँ कहती है मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगी, तू नशा करता है। उसको पैसे नहीं दे, उसने चक्कू उठाया और उसकी माँ के पेट में घोंप दिया और उसके मामा पे फोन लगाया, मैंने तेरी बहन का कत्ल कर दिया, इसको संभाल ले। ये केवल एक सिट्टा गांव की घटना नहीं है, आज पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर ऐसी घटनाएं घट रही है। कैथल का एक और घटना है, एक किसान फसल बेच के आया, उसके पास जो पैसे थे वो एक लूट के ले जा रहा था उसके पैसे। एक नौजवान मनीष मित्तल नाम का आगे हट गया, मैं ये पैसे नहीं ले जाने दूंगा, उसकी गोलियां मार दी और उसकी वहां पे हत्या हो गई। आज तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए। यहाँ पे गैंग बनी हुई है जिसके विध्वंस से संबंध है। भाई यदि यही सुशासन है, यही आपके अच्छे दिन का राज है, तो हम इसे स्वीकार नहीं करते। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला लिया है कि 23 मार्च जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो शहादत दिवस है, उस दिन फांसी तोड़े गए थे, उससे जोड़ के ये रैली रखी है। क्या विचार थे भगत सिंह के। अब ये जो 100वां साल चल रहा है नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र का, उधम सिंह की मैं किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर अंग्रेजी जो निजाम था उसका चित्रण किया गया। वो चित्रण क्या था कि हमारी जो माता बहनें हैं उनके बाल पकड़ करके ऐसे गलियों में घुमाया जाता था और पहने औजार लेकर के उनके शरीर में छुपाया जाता था और किसान मजदूर उनके ऊपर जुल्म ढाए जाते थे, जैसे जलियांवाला बाग कांड। बहुत सारे लोगों को फांसियां दी, गोलियां मारी गई और उस समय गरीबी बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी थी, जात धर्म और धर्म के नाम पे झगड़े थे। भगत सिंह ने कहा था इस पूंजीवादी संकट से केवल एक ही रास्ता निकलने का,
वो रास्ता है वैज्ञानिक समाजवाद। ये भगत सिंह ने बताया था रास्ता। और आज भी देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो संकट है, केवल यही रास्ता है जो इन संकटों से निकाल सकता है। साथियों, आज तक जो है भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव और साथियों के सपने साकार